उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं कि क्राइम में बहुत कम हो गया, क्राइम अभी भी उत्तर प्रदेश में वही उसी चरम सीमा पे हो रहा है। फीमेल्स आर इनसिक्योर, चेन स्नैचिंग और ये सब तो हो ही रहा है। तो उनके यहाँ तो ये था कि तब तक किसी की शादी नहीं होगी जब तक एक आदमी वो किसी को मार नहीं देवी पे चढ़ा नहीं देगा मार के, कि बच्चे को मार दो तो तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा, किसी का लड़का नहीं हो रहा है तो किसी बच्चे को मार दो तो हो जाएगा। आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद लोगों से मिले हैं। पुलिस से समाज क्यों डरता है? उत्तर प्रदेश में नेता नहीं खराब है, उत्तर प्रदेश की जनता ही उनको चुनती है। पहले के दौर में अगर सर बात करें तो क्रिमिनल्स को कैसे आप लोग डील करते थे, क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब के नेता और तब के नेता में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? सर एक डीजीपी की सैलरी क्या होती है? सर फेक एनकाउंटर्स होते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन कॉन्वर्सेशन विद ईशान। आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन पे हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी महेश द्विवेदी सर को, और इस पूरे पॉडकास्ट में हम बात करेंगे किस तरीके से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को एक अलग अलग दौर में देखा है, उत्तर प्रदेश के क्राइम को एक अलग अलग दौर पे देखा है, उस सब के बारे में आपको बताएंगे। सर पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू माई फैमिली। वेलकम। सर मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि शुरुआत आपकी कैसे हुई थी? मैं 1962 में आईपीएस कंपटीशन बैठा था और 1963 11 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया था नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में। और उसके बाद में 38 साल तक मैंने आईपीएस में रहा। 2001 में रिटायर हुआ हूँ। मैंने देखा है कि आईपीएस सर्विस जो है एक यूनिक सर्विस है जिसका कंपैरिजन दूसरी सर्विसेज से नहीं हो सकता। तो पहले तो ये केंद्र सरकार जो है वो आईपीएस को रिक्रूट करती है और वही डिसमिस कर सकती है, लेकिन काम आईपीएस वाले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में करते हैं। जब वो रिक्रूट और ट्रेनिंग के बाद स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आ जाते हैं और स्टेट जो है उनको काम देती है। दूसरी बात, तो इससे इसको आईपीएस सेंटर का भी फ़ायदा मिलता है और स्टेट का भी फ़ायदा मिलता है आईपीएस वालों को। दूसरे यह है कि ये मिलिट्री भी है और सिविलियन भी है। काफ़ी काम ऐसा है जो कि मिलिट्री के अनुसार किया जाता है, उसी तरह शस्त्र चलाना, बदमाशों से मुठभेड़ करना, ये करना, वो वहाँ देश के दुश्मनों से करते हैं, यहाँ समाज के दुश्मनों से करते हैं। तो मिलिट्री का काम भी है और साथ साथ में पुलिस में सिविलियन का काम भी है, क्योंकि केवल बंदूक चलाना काम नहीं है। असली बात तो ये है कि लोग बंदूक ना चलाएं, उसको रोकना और वो स्थिति पैदा करना है। और पुलिस वाले की ये ड्यूटी है कि वो लोगों को सुधारे या उनको डरा के रखे क्राइम करने से या सुधारे। तो वो दूसरा ये है उसमें। फिर ये बहुत से ये है कि कुछ सोसाइटीज़ ऐसी रही हैं जिनमें ट्रेडिशन रहा क्राइम का, जैसे और पहले इसके पिंडारीज हुआ करते थे। तो उनके यहाँ तो ये था कि तब तक किसी की शादी नहीं होगी जब तक एक आदमी किसी को मार नहीं देवी पे चढ़ा नहीं देगा मार के। उनका काम ही पिंडारीज का ये वो करता था कि वो इधर उधर जाते थे, किसी राहगीर को फुसला लेते थे, उसका सामान छीन लेते थे और साथ में मार भी देते थे, क्योंकि जब तक मारेंगे नहीं तब तक देवी प्रसन्न नहीं होगी, ये मान्यता थी। अच्छा। हाँ, मतलब ऑफ कोर्स ये 19वीं शताब्दी की बात है। कर्नल स्लीमन एक थे अंग्रेज, उन्होंने उन पिंडारीज को फिर ख़त्म किया था। तो एक तो ये हो गया कि आपके क्या धारणाएं हैं, जैसे अभी भी आजकल भी हो जाते हैं कि किसी उसने कह दिया ओझा ने कि बच्चे को मार दो तो तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा, किसी का लड़का नहीं हो रहा है तो किसी बच्चे को मार दो तो हो जाएगा। इस तरह आप देखते होंगे इस तरह के क्राइम हुआ करते हैं। तो ये जो एबनॉर्मल क्राइम, ये इस तरह के रॉन्ग आस्थाओं पर, गलत विश्वासों के कारण होते हैं। और कुछ एबनॉर्मल जो पर्सन्स एबनॉर्मल होते हैं दिमाग से, वो कर देते हैं। तो और बाकी वो
तीन उन उद्देश्यों से होते हैं, ज़मीन और जन से। सर आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई एम आस्किंग, आप मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद लोगों से मिले हैं? नहीं, मैं मुलाकात तो नहीं हुई। एक बार मैं गोरखपुर में था तो हरिशंकर तिवारी जरूर मेरे दफ्तर में आ गए थे। मैं गोरखपुर में एसएसपी था, तो ये कहीं से दौड़ते हुए आए और मेरे दफ्तर में घुस गए तो कहा कि हम बचा लीजिए, हमें मार देंगे। और आप तब क्या थे? एसएसपी गोरखपुर। गोरखपुर था। तो ये इनका कहना ये था कि हमें दौड़ा रहे, बदमाश दौड़ा रहे। खैर चूंकि बंगले में आ गए थे अंदर, तो बदमाश तो अगर थे तो लौट गए, पता नहीं चला। कहते हैं कि आप लोग के टाइम मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इन लोगों का बहुत खौफ था। बहुत ज़्यादा। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हादसा हुआ? कभी आपको थ्रेट मिला हो? नहीं, डायरेक्ट थ्रेट तो नहीं, लेकिन एक झूठा बता दें इंसिडेंट हुआ था कि बस्ती में मैं एसपी था, वहाँ एक एमएलए थे, तो उनके खिलाफ मैंने मुकदमा रजिस्टर करा दिया था। वो शेडो रखते थे, शेडो दिए जाते हैं ना उनको, तो शेडो उनके यहाँ चलता था, तो वो खुद उसको ले कहीं नहीं जाते थे, खेती करवाते थे घर पे, लेकिन बिल उसका बनाते थे कि हम फर्स्ट क्लास में वो तिरुवनंतपुरम गए और वहाँ गए और उसका बिल जो है वसूल करवा देते थे। तो उसकी सैलरी तो उस वक्त होती थी 200 रुपये के करीब, मतलब हेड कांस्टेबल की। ये 1973 की बात है। और टीए बिल आता था 1000-1200। तो इससे शक हुआ हम लोगों को, तो जांच कराई, तो हमने बस्ती स्टेशन में भेज के पूछवाया कि यहाँ से कोई फर्स्ट क्लास का टिकट फला स्टेशन के लिए बिका है फला दिन। तो बस्ती बहुत छोटा स्टेशन था उन दिनों, तो फर्स्ट क्लास का बिकता ही नहीं था। स्टेशन मास्टर ने लिख के दे दिया कि हमारे इन दिनों में कोई भी के फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं बिका है, और इन्होंने वेरीफाई करके उसका वसूल करवाए रुपये। तो मैंने उनके खिलाफ, एमएलए के खिलाफ मुकदमा कायम करवा दिया गबन का। नहीं तो उन्होंने क्या किया, अब जब मैंने मुकदमा कायम हो गया तो उसने सोचा कि अब तो हम गिरफ्तार हो जाएंगे, तो अपने क्षेत्र में कहीं पर से एक वो भेजा, तार भेजा स्पीकर को और आईजी को और चीफ मिनिस्टर को। ये तार भेजा है कि आज मैं अपने क्षेत्र में घूम रहा था और एक जीप पर एसपी आ रहे थे सिपाहियों के साथ, और उन्होंने, मैं साइकिल पर, वो कह रहा कि मैं साइकिल, उस वक्त साइकिल पर भी चलते थे लोग, एमएलए, ऐसा नहीं, आजकल का ज़माना नहीं था। तो घूम रहा था और एसपी जो आए और उन्होंने गाड़ी रोक दी और सिपाही उतरे और एसपी भी उतर गए और हम पर रिवाल्वर तान दिए कि मार देते हमको, लेकिन हम जल्दी से भाग गए। तो ये उतार कर दिया। तो दूसरे दिन असेंबली वहाँ खुली, तो वहाँ जाके और फिर रोने लगा असेंबली में, स्पीकर के सामने हंगामा पूरे असेंबली में कर दिया कि हमको आप जिंदा देख रहे हैं तो भगवान की कृपा है, एसपी साहब ने, नहीं तो मार ही दिया होता कल शाम को। तो थोड़ी देर बाद आईजी का मेरे पास फ़ोन आया वहाँ से। तब आईजी होते थे, डीजी नहीं होते थे। अच्छा। हेड जो होता था आईजी कहलाता था। तो आईजी ने मुझे फ़ोन किया कि क्या हुआ तुम्हारे यहाँ। तो हमने कहा कि यहाँ क्या कुछ नहीं हुआ, क्यों हमें तो कुछ पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो एमएलए ये कह रहे हैं कि हम पर आप खुद आपने ही जाके हमला किया और उन पर। तो हमने कहा कि हमने तो हमला किया नहीं। क्योंकि हमने कहा कितने बजे कह रहे, कहते 6 बजे शाम। लकीली 6 बजे शाम वहाँ के एक मंत्री थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। तो मैं उनके घर कंडोलेंस में बैठा हुआ था उस वक्त, जब उसने बताया ये। तो नहीं तो अपनी ये एविडेंस कि हम कहाँ थे, कोई माने है ना माने, लेकिन अब तो उसी गवर्नमेंट के मंत्री के यहाँ घर पे बैठा हुआ था। तो हमने कहा मैं तो 6 बजे उनके यहाँ बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो खैर उन्होंने जाके चीफ मिनिस्टर से कहा, तो चीफ मिनिस्टर ने, कौन थे चीफ मिनिस्टर थे? कमलापति त्रिपाठी। अच्छा। तो उन्होंने बहुत असेंबली में जाके कहा कि ये रिपोर्ट ये गलत है और ये सही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये आईजी को गलत रिपोर्ट दी, आईजी को बुला के पेश किया। असेंबली वाले चिल्लाए, एमएलए
खैर बाद में चीफ मिनिस्टर का बात बट नहीं माने, उनका अच्छा ये है तो हम एक जुडिशियल इंक्वायरी कराई देते हैं इसमें। तो एक जज को इंक्वायरी दी, जज ने खैर 6-8 महीने लगाए, तब तक मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ से। लेकिन उसने रिपोर्ट दी कि चूँकि इनके खिलाफ मुकदमा एसपी ने कायम करा दिया था तो अपना बचने के लिए इन्होंने किया है। वो रिपोर्ट तो गई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उस केस को सीआईडी को जांच के लिए दिया गया इन्वेस्टिगेशन में। सीआईडी ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट लगा दी उनके खिलाफ, कोर्ट में चला केस। अब ये केस 73 का था और ये चलते चलते 78 के करीब जज साहब उसको सब एविडेंस हो गई। और अच्छा वो चूँकि सारे कागज़ ऑन रिकॉर्ड थे, हम पक्का करके आए थे वहाँ से जब ट्रांसफ़र हुआ था, क्योंकि सब पक्के रहे और उस स्टेशन मास्टर लिखा हुआ था, कोई इस टिकट नहीं बिका तो सज़ा तो डेफिनेट होती उसमें। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट गिरने को हो गई। उनकी गवर्नमेंट थी, ये जो दास थे जिनका ये यूनिवर्सिटी है बीबीडी, बनारसी दास, बनारसी दास चीफ मिनिस्टर थे। और उनकी गवर्नमेंट में वो जनता पार्टी गवर्नमेंट थी और उसी में फूट हो गई कि आधे एमएलए एक तरफ हो गए, आधे एक हो गए। तो गवर्नमेंट बचाने के लिए उन्होंने एक एक एमएलए को बटोरना शुरू किया। तो ये गया, इसने खुद भी गया उनके पास और कहा कि हमारा केस आप आज वापस ले लीजिए तो हम कल आपको वोट दे देंगे। उन्होंने केस को वापस ले लिया। सर आपने बड़ी अच्छी बात कही कि पुलिस के रोल को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। मेरे क्योंकि आप समाज के कार्यों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, और आप समाज को बहुत अच्छा समझते हैं, इसलिए पुलिस से समाज क्यों डरता है? पुलिस तो समाज के लिए है, अगर आपकी मदद के लिए कोई है तो आप उससे डरेंगे नहीं ना, बट पुलिस से क्यों डरता है? इसके दो कारण हैं। एक तो हिस्टोरिकल रीज़न है कि हिस्टोरिकल ये पुलिस जो बनाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी और उन अंग्रेज़ों का उद्देश्य था कि जनता को दबा के अपने राज्य को चलाना, पुलिस के माध्यम से जनता को दबा के। तो वो 150 साल तो वो रही पुलिस, तो उसका मतलब असर जो गुजरा। और फिर उसके बाद में जो वर्तमान पुलिस भी है उसका काम जैसा मैंने बताया कि वो दबाना भी है, चाहे बदमाश को दबाने का काम ही हो। लेकिन जिस घर का कोई किसी आदमी को पकड़ते हैं वो घर वाले या वो आदमी तो खुश होता नहीं पुलिस से, तो कुछ व्यक्ति नाराज़ अवश्य हो जाते हैं। पुलिस अच्छा करती है तब भी हो जाते, बुरा करती है तब भी। अपनी ड्यूटी ले रही है लेकिन फिर भी नेताजी आ जाते हैं बीच में। जैसे पुलिस वाला कोई ड्यूटी ट्रैफिक की कर रहा, उसने रोक दिया गाड़ी तो नेताजी नाराज़ हो गए। अगर उसमें बैठे हुए हैं वो कहते हैं भाई वर्दी उतरवा देंगे, ये कर देंगे, तो हम कहने लगते। तो ये चीज़ें जो है मतलब उनका जो स्वाभिमान है वो हर्ट होता है पुलिस के काम से, और वो चाहे बदमाश हो चाहे अच्छा आदमी हो, सभी का। इसलिए वो बहुत खुश नहीं रह पाते उससे। बिल्कुल। और जब आप अधिकारी थे तो आपने उत्तर प्रदेश को ना कई दौर में देखा है, तो आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश के क्राइम को आप किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं? अलग अलग दौर में हाँ, देखिए बहुत कुछ क्राइम जो है वो निर्भर करता है शासन की मंशा पर। बहुत सही बात है। क्योंकि अगर शासन ही ढीला है या शासन प्रश्रय देता है क्रिमिनल्स को, तो फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो सकता। और ये देखा गया है प्रारंभ से ही कि जब शुरू में कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मतलब हम बात करेंगे 60s की, 1960s की, 1970s की, तो काफ़ी सही चलता था मतलब। और गलत काम के लिए पुलिस को नहीं कहा जा सकता, दबाव नहीं डाला जाता था। लेकिन फिर जब क्षेत्रीय पार्टियां आई शासन में, समाजवादी पार्टी, समाजवादी या बीएसपी, ये सब जब शासन में आई तो इनमें नेशनल आउटलुक था ही नहीं। जो जैसे कांग्रेस जो थी उसमें नेशनल आउटलुक था और राष्ट्र के लिए वो सोचते थे, उसके हिसाब से करते थे। अब वो इंडिविजुअल तो हर जगह खराब और अच्छे होते हैं, वो तो ऑब्वियसली। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां आई इनमें परिवारवाद, भ्रष्टाचार और यह है कि सिद्धांतहीनता वो बहुत थी।
और इसके कारण से अपराध उनमें बढ़े। ऐसा नहीं, कुछ ऐसे गैप, कुछ ऐसे आए पीरियड जब उन पार्टियों में भी एक दो ने कोशिश की कम करने की अपराध की, लेकिन कम ही ने की, ज़्यादातर अपराध उन पीरियड्स में बढ़ते रहे हैं। अब जब से वर्तमान में यूपी में फिर आ गई है एक राष्ट्रीय पार्टी आ गई है पावर में, तो राष्ट्र हित में कर रही है और यूपी की जो दशा है लॉ एंड ऑर्डर की पहले से बहुत अच्छी। बट सर अब तो ये है, अगर पहले का अगर दौर देखें तो पहले मीडिया रिपोर्ट करती थी, अब के दौर में ऐसा लोग कहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट ही नहीं कर रही है तो वो सामने नहीं आ रहा है। बट अगर आप डेटाज देखें, अगर आप सब चीज़ देखें तो उत्तर प्रदेश ऐसा नहीं है कि क्राइम में बहुत कम हो गया। क्राइम अभी भी उत्तर प्रदेश में वही उसी चरम सीमा पे हो रहा है। फीमेल्स आर इनसिक्योर, चेन स्नैचिंग और ये सब तो हो ही रहा है। बट सर राष्ट्रीय पार्टी का होना, आई नो इट्स अ गुड थिंग, बट एक पुलिस ऑफिसर पे क्या वाकई में एक नेता का वो रहता है? बहुत ज़्यादा, बिल्कुल रहता है। कारण ये है कि मतलब डीजीपी फॉर एग्जांपल है तो मुख्यमंत्री की मर्जी पर रहता है। जैसे सपा की गवर्नमेंट थी करीब 5 साल में, उसमें 8 उन्होंने बदले थे, 8 डीजीपी बदले 5 साल में सपा की गवर्नमेंट में। मतलब 8 से वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे थे, 8 डीजीपी बदले 5 साल में। तो प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री की मंशा पर एक तो रहता है, दूसरा ये कि अगर कोई अधिकारी, मतलब इंडिविजुअल पर फर्क तो पड़ता है, डीजीपी भी का डिफरेंट टाइप के आते हैं, कुछ बहुत सबमिसिव होते हैं और कुछ अपना उससे चलते हैं कि हम तो सिद्धांत से चलेंगे। लेकिन सिद्धांत से चलने वाला, चूंकि उसके पास अथॉरिटी रुकने की तो है नहीं, वो चीफ मिनिस्टर के पास है या गवर्नमेंट के पास है, तो वो चाहती है, उसको जब चाहती है हटा देती है और नॉन सिद्धांत वाले को पोस्ट कर देती है। Correct. तो होता वही है जो गवर्नमेंट वाले चाहते हैं अल्टीमेटली, और ये आदमी हट जाता है। तो ये सोच के बहुत से अधिकारी जो बहुत सिद्धांत वाले भी हैं, वो भी सोचते हैं कि चलने दो, अब हम क्या करें, हम हटा भी देंगे तो कोई हमसे बेटर तो आने वाला है नहीं। तो वो ऐसे को लाते हैं बिल्कुल लिबलिव आदमी को जो कुछ भी उनका कर दे। तो इंटरफेरेंस तो बहुत रहता है, मतलब हर लेवल पर। दूसरा ऐसी धारणा है लोगों की, जो इलेक्शंस हैं वोट उनको मिलेगा जो हमारा काम करवा देंगे पब्लिक में, और हमारा काम में अच्छे बुरे की बात नहीं है, सही है गलत नहीं है, काम हमारा है तो हो जाना चाहिए। हमारे लड़के ने डकैती डाल दी तो छूट जाना चाहिए। तो जो एमएलए के लिए खड़ा होता है, एमपी के लिए खड़ा होता है, वो भी उन्हीं को छोड़ाने फिर इसलिए कोशिश करता है कि हमारे वोट तो इससे मिलेंगे, हमारे सही काम करवाने से वोट नहीं मिलेंगे। पब्लिक की थिंकिंग में भी डिफेक्ट है। मतलब अगर कुल मिला के देखा जाए सर, जैसा मुझे एक बड़े अच्छे एक लीडर, उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने मुझे को बोला था कि उत्तर प्रदेश में नेता नहीं खराब है, उत्तर प्रदेश की जनता ही उनको चुनती है। हाँ, मतलब सिद्धांतता तो बात यही है कि जनता तो चुनती है उन्हीं को। अगर खराब को चुनोगे तो खराब आएगा, अच्छा चुनो अच्छा आएगा। लेकिन मतलब फैक्ट्स यही है कि चूंकि जनता अपना देखती है, ये सिद्धांत वाली बात नहीं देखती या राष्ट्रीय की बात नहीं देखती है, तो जो खड़ा हो रहा है वो भी सिद्धांतहीनता से जीतना चाहता है और उसी कोशिश करता है। बट पहले के दौर में अगर सर बात करें तो क्रिमिनल्स को कैसे आप लोग डील करते थे? क्योंकि तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना आपके पास सर्विलेंस का वो सब नहीं था, तो कैसे आप लोग डील करते थे उस समय? देखिए, पहले बहुत कठिनाई होती थी, क्योंकि कहीं अगर क्राइम गांव में हुआ, मान लीजिए रात में डकैती पड़ गई, एक आदमी को मार दिया, कुछ कर दिया, तो गांव वाला जब तक थाने में इन्फॉर्म करे या कोई जाके, कई घंटे तो उसमें बीत जाते थे। फिर थाने वाला आए तो वो पैदल आए या साइकिल से, मोस्टली पैदल साइकिल हुआ करते थे। उससे पहले ज़माने में दरोगा जी के पास घोड़ा हुआ करता था। तो वो सब तरीके इतने टाइम कंज्यूमिंग थे, और चूंकि गांव वाले लोग जो थे वो ट्रेन तो होते नहीं कि उसको क्राइम सीन को मेंटेन करें, तो अपना रो रा के हटा के सब गड़बड़ कर देते थे। तो कोई साइंटिफिक एविडेंस मिलती भी नहीं थी, जब तक पुलिस पहुंचती तब तक वो ख़त्म हो जाती थी साइंटिफिक एविडेंस वहाँ से, तो मिलती भी नहीं थी, पुलिस की ट्रेनिंग भी नहीं थी।
तो ये सब के कारण बहुत कठिनाई होती थी। तो वो तो बहुत फ़र्क पड़ गया आजकल, सीसीटीवी से, टेलीफोन से लोकेशन और ये सब पता लगाने से, इन बातों से बहुत अंतर आ गया है। लोग जल्दी, कंपेरेटिवली स्पीकिंग, जल्दी पता चल जाता है, पकड़ जाते हैं लोग। पहले तो हाथ पैर मारने की बात थी, जो थाने में रिकॉर्ड रहता था कि इस क्षेत्र में ये बदमाश हैं, उन्हीं से पूछताछ, बुलाया, पूछताछ किया, ये किया, इस तरह हाथ पैर मारते थे, लेकिन कम ही पता लग पाता था। तो अब इन्वेस्टिगेशन पहले के हिसाब से काफ़ी इजी हो गया है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि आप लोग ने तो नेताओं को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, अब के नेता और तब के नेता में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए, उस जब मैंने ज्वाइन किया था सर, 60s की बात कर रहा हूँ, तब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की इज्जत ज़्यादा थी। लोग विश्वास भी करते थे उन पर, और दूसरी साथ ही बात यह है कि उसको गलत बात के लिए, जैसे मेरे पास कोई एमएलए आया या कोई आया, उसने कहा और मुझे मालूम है कि ये बात गलत है, अगर मैंने कहा कि नहीं सही बात ये है, तो चले जाते थे, चाहे मन में कुछ भी नाराज़ हो जाए, लेकिन आगे नहीं बढ़ते थे। अब का जो है वो तो उसको कहता है गलत और सही से क्या मतलब है, वो ऑफिसर के मुंह पे कहता है कि हमें गलत सही से क्या मतलब, हमारा काम है, आपको करना है। ये फ़र्क हो गया है। पहले मतलब चीफ मिनिस्टर भी अगर मुझसे कुछ कहेंगे और गलत बात होगी, और मैंने कहा कि साहब नहीं सही तो ये है, तो दोबारा नहीं कहते थे वो तब के चीफ मिनिस्टर। लेकिन आज तो बीच में ऐसी गवर्नमेंट्स आई मतलब जिनका कोई मतलब ही नहीं था, क्षेत्रीय पार्टी गवर्नमेंट, तो वो तो सपने में भी जो बोलते वही सही है, बस डिक्टेटरशिप टाइप का टोटल हो गया था। तो सही गलत पे विचार नहीं करते थे। तो अब ये वर्तमान गवर्नमेंट में ऐसा नहीं लगता है, ऐसा नहीं है यहाँ पर, जब से ये जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आई। लेकिन बीच में बहुत ज़्यादा ऐसा था कि ऑफिसर की बात का कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। मेरे रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी दिनों तक बहुत ख़राब हालत रही। सर, एक डीजीपी की सैलरी क्या होती है? डीजीपी की सैलरी जो असल में सैलरी स्ट्रक्चर ऐसे है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हाईएस्ट पर रहता है, और वो 2,50,000, और 2,50,000 में डीए अलग, मतलब दैट इज़ द बेसिक सैलरी। अब जैसे उसमें आजकल करीब 70% उस पर डीए मिलता है, तो वो जोड़ो 70% और उसमें जोड़ दो आजकल की, अगर देखो तो दैट वो कैबिनेट सेक्रेटरी की हाईएस्ट सैलरी है, उससे ज़्यादा किसी गवर्नमेंट अफसर की नहीं है। उसके नेक्स्ट जो है वो वहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज और डीजीपी बराबर हैं, 2,25,000। 2,50,000 कैबिनेट सेक्रेटरी, और उसी में सुप्रीम कोर्ट जजेस वो आते हैं। और जो बाकी डीजीपी की जो सैलरी है, या जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सैलरी है, वो 2,25,000 है, प्लस वही 60-70% डीए। तो मतलब इसी तरह का स्ट्रक्चर है डीजीपी का। और पर्क्स के क्या होते हैं? अब एक्स्ट्रा पर्क्स में देखिए ऐसा है कि बहुत से तो ऐसे हैं जो नेचर ऑफ ड्यूटी से कारण है, जैसे और आप किसी को गाड़ी दें या ना दें, लेकिन पुलिस वाले को देनी पड़ेगी, नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसी है। जाएंगे कैसे? हाँ, नहीं जाएंगे कैसे, पर हर जमाना तो है नहीं कि भाई आई खबर आप नहीं पहुँचे। तो गाड़ियाँ पूरे डिपार्टमेंट में नेचुरली पुलिस के पास बहुत रहती हैं, इसलिए रहती हैं कि उसकी ड्यूटी ऐसी है, उसको अगर आपको जल्दी पहुंचाना है अगर घटना स्थल पर, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर पुलिस वाला ही होता है, चाहे आग लगे, चाहे क्राइम हो, चाहे बाढ़ आए, कुछ भी हो, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हमेशा पुलिस वाला होता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर तभी हो सकता है जब उसकी गाड़ी तो गाड़ी नेचुरली जब इतनी गाड़ियाँ हैं तो डीजीपी के रहेगी। उसके बाद एनी नंबर इज अंडर हिज कमांड। अच्छा, जब औरों के पास फ़ोन नहीं होते थे या बहुत कम होते थे, तब भी मेरे पास फ़ोन होता था कि एसपी के पास रहेगा फ़ोन। तो फिर मतलब आउट ऑफ द वे पर्क्स ऐसे हैं कि चूँकि आप एसपी हैं तो बच्चे का एडमिशन कराना है तो वो सुन लेते हैं, प्रिंसिपल साहब जो है वो आपकी बात जो है आपके बच्चे को ज़रूर कर देंगे, सोचते हैं कि कभी ये काम आएगा, कोई बात होगी या कहीं
फैक्ट्री में किसी को नौकरी दिलाना है तो पॉसिबल है कि आप कह देंगे तो शायद ज़्यादा चांस है कि मिल जाएगी। मतलब ये सर्विस वर्क्स हैं, मतलब इसमें कोई अच्छा काम घर में काम करने के लिए मतलब 2 लोग मिल जाते हैं। वैसे तो चूंकि इतने फोर्स रहता है डीजीपी जितना चाहे रखे, लेकिन कायदे में भी 2 मिल जाते हैं। तो मेनली तो यही है पर्क्स जो है। अब बहुत अच्छा बंगला मिलता है नेचुरली, बहुत अच्छी सिक्योरिटी, मतलब बेस्ट सिक्योरिटी जो भी हो सकती है वो सब रहती है। बिल्कुल सर, आखिरी में आप हमारे दर्शकों को कुछ अगर मैसेज देना चाहें। मैं तो ये कहूँगा कि पुलिस को मित्रवत समझें। पुलिस निश्चित रूप से मित्रवत बन सकती है अगर दोनों का एटीट्यूड सही हो जाए। ये जो पुरानी धारणा है कि पुलिस जो है वो दुश्मन की तरह व्यवहार करती है, गलत करती है, मतलब कुछ लोग करते हैं ऐसा, ये नहीं माना जा सकता। लेकिन वो तो समाज में जैसे लोग हैं वैसे ही रिस्पॉन्स मिलता है। अगर समाज के लोग अच्छा करें तो उधर से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। दुर्भाग्यवश ऐसा है ना कि अगर स्टूडेंट मॉब होगा तो पुलिस वाला पहुंच जाएगा तो उसको मामा या गाली या कुछ कह के उसको चढ़ाएगा। मतलब जो भी मॉब होता है, क्योंकि पुलिस वाले को उस मॉब को रोकना पड़ता है। अच्छा, इसमें प्रेस का बहुत कुछ रोल है, क्योंकि प्रेस सही बात को प्रोजेक्ट नहीं करता। बिल्कुल सही। कि अगर मान लीजिए कभी राइट हो गया, पुलिस ने लाठी चला दी, कुछ कर दी, अगर ना चलाई तो जल गए मकान, तब उल्टा। अगर चला दी लाठी तो आप देखिए पुलिस वाले मार रहे हैं, अभी इन्होंने पानी तो छिड़का ही नहीं, पहले ही पुलिस लाठी मारना शुरू कर दिया। ये जो हमारी थिंकिंग जो है ना वो बहुत क्लियर नहीं है। ये क्लियर होनी चाहिए कि पुलिस वाले को कोई मज़ा तो आता नहीं लाठी चलाने में या गोली चलाने में। वो तो बेचारा जो मजबूर है उसे रोकना है। अगर नहीं रोकते हैं तो आप जाके आग लगाएंगे, आप जाके चीफ मिनिस्टर पर हमला कर देंगे। शेख मुजीब हसीना वाजिद के मैंने उसकी जो अपने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी उसके घर ही में घुस गए जाके और सब कर दिया। तो मतलब ये कि पुलिस को स्वयं को तो सुधारना चाहिए निश्चित रूप से, वो भी मतलब उसकी सही सोच होनी चाहिए। पब्लिक के लिए सिंपैथी होनी चाहिए, बहुत ख़ास तौर से किसी सताए हुए व्यक्ति के लिए सिंपैथी होनी चाहिए, तभी मतलब अच्छे रिलेशन बन सकते हैं। लेकिन उतनी ही आवश्यकता पब्लिक को भी अपने को सुधारने की, अपनी थिंकिंग को सुधारने की है कि वो सोचें कि पुलिस हमें मदद करेगी मौके पे, तो करती भी है। लेकिन वो मदद वाली बात तो कोई उछालता नहीं, ना प्रेस में आती ना कहीं आती। और अगर चाहे अपनी ड्यूटी में ही वो लाठी चला रहे हैं या बंदूक चला रहे हैं तो उसको सेंसिटाइज करते हैं। सर सॉरी, मेरा एक क्वेश्चन रह गया था। सर फेक एनकाउंटर्स होते हैं? कभी कभी होते हैं, कभी कभी। वो उसी तरह है जैसे ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने आके वहाँ से अपना डाल के हेलीकॉप्टर उठा ले गए और जाके समुद्र में फेंक दिया। तो कुछ ओसामा बिन लादेन जो हैं उनका करने से पब्लिक खुश होती है। हम बिहार में जब शुरू किया था मैंने जॉब, तो बिहार में डकैतों का एक बहुत बड़ा गैंग था जो मतलब हर तरह के अत्याचार का बलात्कार और वो सब करता था बहुत ज़्यादा। तो पुलिस पकड़ो तो जमानत हो जाए, जब जो बहुत बड़ा क्रिमिनल होता है उसके खिलाफ कोई गवाही लोग नहीं देते, छूट आ जाते। तो पुलिस ने क्या किया कि पकड़े और उनको अंधा बना दे डकैतों। हाँ, ये उन्होंने शुरू किया था वहाँ पर। गंगा जल फिल्म में भी था ये। अच्छा, तो हमने नहीं, लेकिन ये वो फिल्म हमने नहीं देखी, लेकिन ये फैक्ट था कि वो अंधा कर देते थे। तो इसके बाद इस पर मतलब इसकी क्रिटिसिज्म हुई, पहले प्रेस में हुई, फिर ये है कि ह्यूमन राइट्स और ये सब। तो तमाम लोगों ने गांव में जुलूस निकाले वहाँ पर पुलिस के फेवर में कि पुलिस बिल्कुल सही कर रही है, ये जो अंधा बना रही है बिल्कुल सही कर रही है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको आप नॉर्मल लॉ से कंट्रोल नहीं कर सकते, एबनॉर्मल की आवश्यकता होती है। वो वही कहा कि ओसामा बिन लादेन को जब मारा अमेरिका ने, तो देखिए आप दूसरे देश में ज़बरदस्ती को एंटर कर रहे हैं, उसको पकड़ के मार रहे हैं, ना कोई कानून है आपका, और जाके समुद्र में फेंक दिया। तो उस पर किसी ने को नहीं एक वर्ड नहीं कहा कि साहब इसने गलत किया है। तो कुछ ऐसे हैं जिनमें गलत से ही
काम हो पाता है। सही करते रहिए तो आपका काम होगा ही नहीं, मतलब सही बात नहीं हो पाएगी। तो ऐसे केसेस में होते कुछ फेक एनकाउंटर्स होते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो Okay. मच हमारी फैमिली के लिए टाइम निकालने के लिए। थैंक यू।